डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चौथे पार्ट के एक टॉपिक रक्तदान ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, ये पार्ट 3 नंबर का है और इसमें एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि इस पार्ट में से अति लघुतरात्मक क्वेश्चन आएंगे। तो हमें इस टॉपिक को बोर्ड परीक्षा के प्रश्नों के आधार पर ही समझना है। सबसे पहले हम रक्तदान की परिभाषा को समझते हैं, जो कि यहाँ पहले ही पैराग्राफ में दी गई है। रक्तदान किसे कहते हैं, देखिए समझते हैं। यह एक ऐसी विधि है, विधि बोल दीजिए या प्रक्रिया बोल दीजिए। ये एक ऐसी प्रक्रिया है या एक ऐसी विधि है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त या रक्त आधारित उत्पाद कौन कौन से हैं, जैसे प्लेटलेट हैं, प्लाज्मा है ना, आदि को स्थानांतरित किया जाता है। इसको हम सरल भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं कि रक्तदान क्या है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त या रक्त के उत्पादों को स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर इसी पैराग्राफ में दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले रक्तदान किसके द्वारा किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले रक्तदान 15 जून 1667 में फ्रांस के, कहाँ के वैज्ञानिक थे ये? फ्रांस के वैज्ञानिक थे, चिकित्सक यानी कि डॉक्टर थे। डॉक्टर जीन पेप्टिस्ट डेनिस, ये इसका पूरा नाम है, जीन पेप्टिस्ट डेनिस। चाहे आप शॉर्ट में याद कर सकते हो, ठीक है, कि जीन बी डेनिस। बैप्टिस्ट की जगह आप डेनिस याद कर सकते हो डायरेक्ट। जीन डेनिस के द्वारा सबसे पहले संपादित किया गया था। इन्होंने क्या किया, एक 15 साल के बच्चे, 15 वर्षीय एक बच्चे में, बालक में भेड़ के रक्त से रक्तदान करवाया। यानी कि भेड़ का जो खून है वो उस बालक के अंदर ट्रांसफर किया। हालांकि इसके 10 वर्ष पश्चात ही पशुओं से मानव में रक्तदान निषेध कर दिया गया, यानी कि रोक लगा दी गई कि पशुओं का रक्त जो है वो मनुष्य में ट्रांसफर नहीं किया जाए, क्योंकि ये एक प्रकार से पशु क्रूरता में आता है। आगे देखिएगा, इसमें अगला पॉइंट है रक्तदान की आवश्यकता। यानी कि रक्तदान करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त देने की जरूरत कहाँ पड़ती है, क्यों देना पड़ता है, उसके पीछे क्या कारण है। ठीक है, तो वो कारण पढ़ेंगे। एग्जाम में पूछा जा सकता है रक्तदान के कारण क्या है या रक्तदान की आवश्यकता क्यों होती है। तो यहाँ इसमें कुछ पॉइंट बने हुए हैं। निम्नलिखित परिस्थिति में रक्तदान की परम आवश्यकता होती है। कब कब होती है आवश्यकता? पहले पॉइंट में चोट लगने या अत्यधिक रक्तस्राव होने पर। किसी भी कारण से जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है रोड एक्सीडेंट के अंदर या अन्य कोई दुर्घटना में, तो उसका बहुत सारा रक्त बह जाता है, तो उसमें रक्त की कमी हो जाती है। हम सब जानते हैं कि स्वस्थ वयस्क मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर खून होता है, और अगर उसमें से अगर ज़्यादा रक्त बह जाएगा तो वो व्यक्ति जीवित नहीं रह पाएगा। इसलिए उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का रक्त दिया जाता है, यानी कि रक्तदान करना पड़ता है। दूसरा है शरीर में गंभीर रक्तहीनता होने पर। रक्तहीनता का मतलब है खून की कमी होना। अगर शरीर में पहले से ही खून की कमी है, किसी बीमारी के कारण हो सकती है, तो खून की कमी है तो उस व्यक्ति को तो रक्त लेना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा है शल्य चिकित्सा के दौरान। शल्य चिकित्सा का मतलब है ऑपरेशन, चीरफाड़ करना। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है और डॉक्टर कहता है कि आपका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, शल्य चिकित्सा करनी पड़ेगी, तो शल्य चिकित्सा के दौरान कई बार बहुत ज़्यादा रक्त बह जाता है, तो उस दौरान उस रोगी को खून की आवश्यकता होती है और रक्तदान करना पड़ता है। रक्त में बिंबाणु, बिंबाणु क्या है? प्लेटलेट्स हैं,
कि अल्पता की स्थिति में, यानी कि जब प्लेटलेट बहुत कम हो जाती हैं उस समय, अब देखिए मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर प्लेटलेट की ही कमी है, यानी कि बिंबाणुओं की ही कमी है, तो उसको केवल बिंबाणु का ही रक्तदान किया जाएगा, यानी कि उसको पूरा खून नहीं चढ़ाया जाएगा। हम सब जानते हैं कि रक्त जो है, उस रक्त के अंदर रक्त का संगठन इस प्रकार से, रक्त में तरल पदार्थ होता है प्लाज्मा, ठीक है, ये प्लाज्मा मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये प्लाज्मा होता है रक्त के अंदर। दूसरा रक्त के अंदर रक्त कणिकाएं कौन कौन सी हैं, एक तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ये प्लेटलेट्स, ठीक है, ये प्लेटलेट्स जो यहाँ लिखा है ये प्लेटलेट्स होती हैं। अब किसी व्यक्ति के अंदर जब प्लेटलेट की ही कमी है तो उसको केवल प्लेटलेट का ही रक्तदान किया जाएगा, ये प्लाज्मा आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये नहीं की जाएगी। होता क्या है वास्तव में, उसके रक्त से पूरा रक्त जो दाता है, जो रक्त देने वाला है, दाता व्यक्ति, उसे दाता कहते हैं रक्त देने वाले को, उस के रक्त से एक साथ पूरा रक्त ही निकाला जाता है, यानी कि उसमें प्लाज्मा भी है और आरबीसी भी है, ये रक्त निकाल लेते हैं और फिर उसका पृथक्करण किया जाता है, यानी कि उसमें से प्लेटलेट को अलग कर लिया जाता है, और जो बाकी का जो है, जैसे प्लाज्मा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी जो बच गए, ये वापस पुनः दाता के शरीर में पहुंचा दिए जाते हैं, वापस उसी को चढ़ा दिया जाता है। तो बिंबाणु की कमी आपने देखा होगा, जो चिकनगुनिया है, डेंगू है, मोस्टली जो डेंगू रोग है, उस डेंगू बुखार के अंदर प्लेटलेट की कमी हो जाती है, ठीक है, तो उसे बाहर से प्लेटलेट, ब्लड बैंक से प्लेटलेट ली जाती हैं। अब वो ब्लड बैंक के अंदर जो पैकेट है वो कहाँ से आया, वो किसी व्यक्ति ने वहां रक्तदान किया है, उससे वो संग्रहित कर लेते हैं। हीमोफीलिया रोगियों के लिए, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है, ठीक है। इस रोग में होता क्या है, जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो उसके रक्त का थक्का नहीं जमता, यानी कि लगातार उसका रक्त बहता रहता है, और जब रक्त पूरा शरीर से बाहर निकल जाएगा, पूरा रक्त बह जाएगा, तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो हीमोफीलिया रोग में क्या होता है, रोगी को चोट लगने पर उसका थक्का नहीं जमता, ठीक है, उसका रक्त पूरा बह जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को रक्तदान की आवश्यकता होती है, वहां उसको रक्त लेना पड़ता है। अगला इसका आवश्यकता का कारण है दातर कोशिका अरक्तता, इसे सिकल सेल एनीमिया भी कहते हैं। देखिए ये जो इंग्लिश का नाम है, ये कई बार हिंदी में इस प्रकार से पूछा गया है, ये ऐसे पूछ लेंगे कि सिकल, ठीक है, सेल एनीमिया। तो ये एनीमिया जो है, एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी या रक्ताल्पता, ठीक है ना। एनीमिया कई प्रकार का होता है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। तो ये जो सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है, जो आरबीसी का सामान्य आकार द्वितीय अवतलाकार होता है, परंतु सिकल सेल एनीमिया के अंदर जब ये रोग होता है तो ये आरबीसी का आकार हंसियाकार हो जाता है। हंसियाकार यानी कि ऐसा हो जाता है, हंसिया के आकार का। हंसिया जो अपन खेती बाड़ी में जो काम में लेते हैं फसल को काटने के लिए, हाशिए के आकार का हो जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, या हंसियाकार कोशिका रक्त अल्पता, रक्त अल्पता ही बोलते हैं एनीमिया, मतलब क्या होता है, रक्त की कमी, रक्त अल्पता। चलिए फिर आगे पढ़ते हैं अपन, रक्तदान की प्रक्रिया, यानी कि जब कोई व्यक्ति रक्तदान करता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है और ये रक्त दान करेगा अपना, कहाँ, हॉस्पिटल के अंदर, और उसे जब रक्तदान करेगा तो उसको पैकेट के अंदर, पाउच के अंदर डाल करके ठंडे रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देंगे, ठीक है, ये लंबे समय तक, लगभग 30 दिनों तक खराब नहीं होता है। तो ये जो व्यक्ति है जो रक्त दे रहा है तो कहलाएगा दाता, और यहाँ पर जो पाउच है, पैकेट है, उसके अंदर इसका रक्त निकाला और वहां ब्लड बैंक के अंदर रख दिया। अब जब कभी कोई रोगी या किसी दुर्घटना में घायल व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उसको खून की आवश्यकता होती है, तो वहां वो जो ब्लड बैंक में रखा हुआ पाउच है, वो उस ग्राही को, ग्राही का मतलब यहाँ पर क्या है, ये रोगी जो है, ठीक है, इसको ये चढ़ा दिया जाता है, ये रक्त इसको दे दिया जाता है। तो ये जो दाता है, दाता से रोगी के अंदर शरीर में रक्त पहुंचता है, तो उसके लिए दो प्रक्रिया पढ़ेंगे। पहले तो क्या पढ़ेंगे कि ये जो स्वस्थ व्यक्ति है, दाता है, इसका रक्त निकालने की प्रक्रिया पूरी, है ना, उसका मेथड पढ़ेंगे अपन, क्या क्या अपन को इसमें आगे सावधानी भी आएंगी। दूसरा अपन पढ़ेंगे कि जो पैकेट के अंदर रक्त निकाल लिया ब्लड बैंक के अंदर,
उसको ग्राही को चढ़ाते समय क्या क्या ध्यान रखा जाएगा, क्या क्या सावधानी बरती जाएंगी। तो ये पूरी प्रक्रिया ही रक्तदान की प्रक्रिया है, यानी कि दाता से लेकर के ब्लड बैंक और ब्लड बैंक से ग्राही तक पहुंचने की प्रक्रिया यहाँ पर रक्तदान की प्रक्रिया है। ठीक है, तो चलिए अपन देखते हैं। रक्तदान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया, इसमें निम्न प्रकार से संपादित होता है। नंबर 1 है रक्त संग्रहण, यानी कि ब्लड को कलेक्शन करेंगे, ब्लड का कहाँ करेंगे कलेक्शन, ब्लड बैंक के अंदर, है ना। ब्लड बैंक हॉस्पिटल के अंदर ब्लड बैंक होता है, जहां पर रक्त को स्टोर रखा जाता है पाउच के अंदर, ठंडे परिस्थित भंडारण के अंदर, फ्रीज के अंदर। तो पहली प्रोसेस क्या है, रक्त संग्रहण। और नेक्स्ट जो पढ़ेंगे आगे अपन, वो आगे आएगा रक्त आधान, यानी कि उसको रक्त, रोगी को रक्त चढ़ाना। तो पहले तो अपन क्या करेंगे, स्वस्थ व्यक्ति को का रक्त निकालेंगे, है ना, निकाल करके उसको स्टोर करेंगे, इकट्ठा करेंगे पाउच के अंदर। तो उसके पॉइंट बने हुए हैं, देखो क्या क्या पॉइंट है। पहला पॉइंट है रक्त संग्रहण प्रक्रिया से पूर्व, यानी कि किसी व्यक्ति का रक्त लेने से पहले दाता, दाता कौन, जो रक्त दे रहा है, रक्त देने वाला दाता कहलाएगा, दाता के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप रक्तदान करना चाहते हो और आप हॉस्पिटल में जाते हो, तो डॉक्टर पहले आपके स्वास्थ्य की जांच करेगा। क्या पता आप किसी रोग से ग्रसित हो, आप बीमार हो। तो अगर ऐसी स्थिति है तो वो जो रक्त है वो आपका अशुद्ध रक्त है, उस रक्त के अंदर जो बीमारी के जो जीवाणु हैं, विषाणु हैं या रोगाणु हैं, उस रक्त के अंदर घुले हुए हैं। और अगर जो रक्त जिसमें रोगाणु होंगे, वो रक्त किसी स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ाया जाएगा, किसी रोगी को चढ़ाया जाएगा, तो स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाएगी, ग्राही की मृत्यु हो सकती है। इसलिए सबसे पहले जो रक्तदान करता है उसके स्वास्थ्य की जांच की जाती है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है स्वास्थ्य परीक्षण के पश्चात, स्वास्थ्य की जांच हो गई, उसके पश्चात में उपयुक्त क्षमता वाली प्रवेशनी, ये प्रवेशनी को अपन अंग्रेजी में कहते हैं कैनुला। देखो कैनुला क्या होता है, जो सुई जो अपने यहाँ शिरा के अंदर जो लगाई जाएगी। जैसे मान लीजिए ये मैं चित्र बना रहा हूँ कि ये हाथ है, एक बार दोबारा देखिएगा। जैसे ये व्यक्ति, ये इसकी गर्दन, ये इसके कंधे हैं, ठीक है, और ये इसका हाथ है मान लीजिए, और यहाँ पर ये कोहनी, ठीक है, ये आगे मान लीजिए इसका अंगूठा और अंगुलियां ये हैं। तो यहाँ आप देखते हो ये जो बिल्कुल एक आपको दिखाई देती है बिल्कुल रक्तवाहिनी, ठीक है, ये शिरा है, यानी कि हमारी त्वचा के ऊपर जो आपको नीले रंग की रक्त नलिकाएं दिखाई देती हैं, रक्त वाहिनियां दिखाई देती हैं, ये शिराएं हैं। तो यहाँ एक सुई लगा करके इसके अंदर, या फिर यहाँ अपने हथेली के पीछे की तरफ, ठीक है ना, यहाँ से क्या करेंगे, एक सुई लगाएंगे। उस सुई को ही अपन क्या बोलते हैं, प्रोवेशनी या कैनुला बोलते हैं। कई बार अपन देखते हैं ना, डॉक्टर जो छोटे बच्चे होते हैं वो बीमार हो जाते हैं, तो उनको कैनुला इंजेक्शन लगाने से पहले कैनुला लगा दी जाती है, ठीक है, और फिर उसके अंदर इंजेक्शन लगाते हैं, और उस कैनुला को बंद कर दिया जाता है। तो वो हाथ के ऊपर कई दिनों तक बंधी हुई रह सकती है, 2 या 4-5 दिन तक, क्योंकि उस बच्चे को बार बार इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। इसलिए देखो इस प्रकार से एक सुई ऐसी बनी होती है, और यहाँ उसके ऊपर एक उसको बंद करने वाला एक स्विच बना होता है, इस प्रकार से उसको बंद कर सकते हैं, ठीक है। और ये ऐसे ऐसी होती है, इस प्रकार से संरचना आपने देखी होगी हॉस्पिटल के अंदर। तो ये जो सुई है, ये जो रक्त वाहिनी है उसके अंदर लगा दी जाएगी, ठीक है, और यहाँ से इसको बंद कर दिया जाता है, इधर से उसको बच्चे को इंजेक्शन आदि दिया जाता है। तो ये जो है ये कैनुला कहलाते हैं, ठीक है। तो कैनुला के माध्यम से विशेष प्रकार की निर्जमीकृत, निर्जमीकृत किसे कहते हैं, निर्जमीकृत का मतलब है रोगाणु रहित, ठीक है, थक्कारोधी युक्त थैलियां। थक्कारोधी का मतलब क्या है, वो जो थैली है, जो पाउच है, वो ऐसे पाउच होते हैं, एक प्रकार के विशेष प्रकार के प्लास्टिक के बने होते हैं, कि एक तो उनके अंदर किसी प्रकार के रोगाणु नहीं होते, क्योंकि अगर पाउच के अंदर रोगाणु होगा तो वो खून जो है वो रोगाणुग्रस्त हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और उस थैली के अंदर क्या होना चाहिए, वो रक्त जमना नहीं चाहिए। थक्का रोधी का मतलब क्या है, रक्त का थक्का नहीं बनेगा, रक्त जमेगा नहीं। अगर थैली के अंदर डालते ही रक्त जम जाएगा तो रक्त सूख जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये थक्का रोधी युक्त थैलियां होती हैं। में दाता से रक्त का संग्रहण किया जाता है, यानी कि थैलियों के अंदर दाता से रक्त का संग्रहण
कर लिया अपन ने। फिर क्या करेंगे, रक्त को निकाल लिया। संग्रहित रक्त का परिस्थितित भंडारण, परिस्थितित का मतलब ठंडा, ठंडे ठंडे स्थान के ऊपर उसको रखा जाता है, किया जाता है। इसमें रक्त में जीवाणु वृद्धि को रोका, यानी कि रक्त के अंदर कोई विशेष हानिकारक जीवाणु नहीं हो, अगर वो होंगे तो रक्त खराब हो जाएगा, है ना। तो रोका एवं कोशिके चयापचय को धीमा किया जाता है। कोशिका चयापचय का मतलब है कोशिका के अंदर होने वाली जो उपापचय क्रियाएं हैं, यानी कि रक्त के अंदर जो कोशिकाएं ना, कौन सी, आरबीसी, है ना, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इनकी क्रियाओं को धीमा कर दिया जाता है। यानी कि जो पाउच है, उस पाउच के अंदर तो रक्त तो है ही है, उसके अलावा बाहर से और पदार्थ भी मिलाए जाते हैं ताकि रक्त का थक्का नहीं जमे, रक्त के अंदर जो कोशिकाएं हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, है ना, वो नष्ट नहीं हो, मरे नहीं, उसके अंदर जीवाणुओं की वृद्धि नहीं हो, इसलिए इसके अंदर और पदार्थ मिलाए जाते हैं। संग्रहित रक्त की कई प्रकार की जांचें, यानी कि ये रक्त जो पाउच के अंदर अपन ने निकाल लिया, अब उसके बाद में उसकी जांच की जाती है कि इस रक्त के अंदर कौन कौन से, अगर किसी दाता को, रोगी जो ये दाता है, अगर इसको रोग है विशेष प्रकार के, तो ये जो पाउच के अंदर जो निकाला है, इसका सैंपल लेकर के उस रक्त की जांच की जाएगी। कौन कौन से रोगों की जांच की जाती है मुख्य रूप से? एक तो रक्त समूह है, रक्त समूह कौन सा, एबीओ प्रकार का। दूसरा आरएच कारक को ध्यान में रखा जाता है, किसका आरएच कारक कौन सा है? हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस का मतलब लीवर से संबंधित एक रोग है जिसको पीलिया भी कहते हैं, ठीक है, जॉन्डिस या पीलिया, इसकी जांच की जाती है। और आगे है HIV, HIV यानी कि जो HIV जो वायरस है जिसके कारण एड्स रोग होता है, उसकी भी जांच की जाती है, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं, 5वें पॉइंट में अपन को क्या करना है। रक्तदान संग्रहण के पश्चात, यानी कि पैकेट के अंदर रक्त निकाल लिया उसके पश्चात दाता को कुछ समय तक चिकित्सक की निगरानी में रखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने रक्तदान किया, तो कुछ घंटे भर के लिए, लगभग 1 घंटे के लिए मेरे को वहां हॉस्पिटल में रखेंगे, ताकि क्या पता है मेरे को जैसे चक्कर आने वाले या फिर अन्य कोई कमजोरी हो सके, है ना, रक्तदान करने के बाद में। तो तुरंत मेरे को यानी कि जूस पिलाया जाएगा या कॉफी वगैरह पिलाई जाएगी, है ना। तो ऐसा डॉक्टर की निगरानी के अंदर उसको कुछ समय के लिए रखा जाता है, ताकि उसके शरीर में रक्तदान के कारण होने वाली किसी प्रतिक्रिया का उपचार किया जा सके। अगर ऐसा कुछ कमजोरी आ गई है, चक्कर आ रहे हैं, है ना, ऐसे कोई लक्षण दिख रहे हैं रक्तदान करने वाले व्यक्ति में, तो उसका डॉक्टर उपचार कर सके, इसलिए उसको वहां थोड़ी देर के लिए रखा जाता है। अब देखिए, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, मनुष्य के अंदर रक्तदान के पश्चात प्लाज्मा की 2 से 3 दिन में पुनः पूर्ति हो जाती है। यानी कि जो रक्तदान के अंदर रक्त खून की कमी हुई है, उसमें जो प्लाज्मा है वो 2 से 3 दिन के बाद में वापस पूरा उतना का उतना ही बन जाता है, ठीक है। तथा औसतन 36 दिवस पश्चात रक्त कोशिकाएं परिसंचरण प्रणाली में प्रतिस्थापित हो जाती हैं, और 36 दिन के बाद में जितनी भी वो जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी रक्त कोशिकाएं हैं, प्लेटलेट वगैरह, वो भी पूरी प्रतिस्थापित हो जाती हैं, पूरी बन जाती हैं। ये तो प्रोसेस हुई पहली, कौन सी, जो दाता है वो हॉस्पिटल के अंदर रक्तदान करेगा, पाउच के अंदर, पैकेट के अंदर उसने रक्त स्टोर कर लिया, वहां तक की प्रक्रिया। अब जो पाउच है, पैकेट है, उस पैकेट से जो ग्राही, ग्राही बोल दीजिए या रोगी बोल दीजिए, एक ही बात है। ग्राही का मतलब यहाँ पर रक्त लेने वाला है, तो रक्त ऐसे तो कोई जो स्वस्थ व्यक्ति है वो तो रक्त लेगा नहीं, या तो किसी दुर्घटना में घायल व्यक्ति लेगा, या किसी शल्य चिकित्सा में ऑपरेशन में खून की कमी वाला लेगा, या किसी रोग से ग्रस्त होने वाला लेगा, है ना, वो ग्राही जो है। ये दूसरा पॉइंट अपन इसकी बात करेंगे, आधान की। आधान से पूर्व मरीज, मरीज यानी कि जो ग्राही है, के रक्त का दाता के रक्त से मिलान, यानी कि जो रक्त देने वाला दाता है और रक्त लेने वाला ग्राही है, उनके ब्लड ग्रुप का मिलान किया जाता है। ये अपने पिछले 2 वीडियो के अंदर भी पढ़ा था कि एबीओ प्रकार का है तो उसका मिलान करेंगे, है ना, कौन सा रक्त किसको दे पाएगा, और आरएच वाला इसका मिलान करेंगे। इस प्रक्रिया के पश्चात ही आधान संपादित किया जाएगा। ये अगर बिल्कुल सही है ना, मिलान करने के पश्चात दोनों के, दाता और रोगी जो ग्राही है, उनके दोनों के रक्त का मिलान करते हैं, उसके पश्चात ही उसको रक्तदान किया जाता है। संग्रहित रक्त को आधान प्रक्रिया, आधान का मतलब रोगी के अंदर पहुंचाना। संग्रहित रक्त कहाँ है? संग्रहित रक्त उस पाउच के अंदर, पाउच के अंदर जो रक्त है वो है संग्रहित रक्त।
और आधान का मतलब क्या है, उस ग्राही या रोगी को पहुंचाना की प्रक्रिया शुरू करने से केवल 30 मिनट पूर्व ही भंडारण क्षेत्र से बाहर लाया जाता है। यानी कि जो पैकेट, जो पाउच फ्रीज के अंदर रखा हुआ है उसको 30 मिनट पहले ही बाहर लाया जाएगा, और नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, ज्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए वो खून, जब रूम टेम्परेचर के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो उसके पश्चात रक्त उस रोगी को चढ़ा दिया जाएगा। रक्त केवल अंतः शिरात्मक है। शिरात्मक का मतलब जो शिरा है, दो प्रकार की नलिकाएं होती हैं, धमनी और शिरा। तो हमारे जो त्वचा के बाहर जो आपको नीले रंग की नलिकाएं दिख रही हैं, आप अपने हाथों में देख सकते हैं, आपको बिल्कुल नीले रंग की त्वचा के ऊपर, है ना, ये बाहर नीले रंग की जो दिख रही है ये शिरा है। तो ये जो शिरा है, इस शिरा के अंदर रक्त चढ़ाया जाएगा, ठीक है। यह करीब 4 घंटे तक चलने वाली, यानी कि इसकी बूंद बूंद, एक एक बूंद जो है वो आएंगी, तो उसमें लगभग 4 घंटे का समय लग जाता है। और चढ़ाते समय भी क्या लगाएंगे, कैनुला का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो रोगी या ग्राही है उसको प्रवेशनी या कैनुला लगाई जाती है। रोगी में आधान संबंधित प्रक्रियाएं, अब यानी कि जब रोगी को रक्त चढ़ाया जा रहा है, रक्त दिया जा रहा है, उस समय उस रोगी को जबर हो सकता है, यानी कि बुखार आ सकती है, या ठंड लगना, या उसको दर्द होना, या साइनोसिस। साइनोसिस क्या होता है, साइनोसिस कहते हैं नीलापन या नीलिमा, यानी कि त्वचा का रंग, हाँ, जैसे हाथ में रक्त चढ़ाया जा रहा है तो उस समय उस क्षेत्र के अंदर वो हाथ है वो धीरे धीरे नीले रंग का होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उस समय अगर ऐसा होता है, ये सारे लक्षण यदि दिखाई देते हैं, तो रक्तदान तुरंत बंद कर दिया जाएगा, उसको रक्त नहीं चढ़ाया जाएगा। तो साइनोसिस का होता है नीलिमा, नीला पड़ना, शरीर नीला पड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। हृदय गति की अनियमितता आदि को रोकने हेतु चिकित्सक द्वारा औषधियां भी दी जाती हैं। अगर ऐसा होता है तो उस रोगी को या ग्राही को विशेष प्रकार की औषधियां, दवाई तुरंत दी जाती है, ताकि उसका शरीर जो है वो रक्त आसानी से ले ले। रक्त के स्रोत के आधार पर रक्तदान 2 प्रकार का होता है, यानी कि रक्त के स्रोत के आधार पर। रक्त के स्रोत का मतलब क्या है, रक्त कौन दे रहा है और किसको दे रहा है। एक तो होता है समजात आधान, एक होता है समजीवी आधान। चलिए देखते हैं अपन। समजात आधान क्या होता है, ऐसा आधान जिसमें अन्य व्यक्तियों के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई ग्राही है या रोगी व्यक्ति है, ठीक है ना, इसको किसी भी व्यक्ति का, अन्य व्यक्ति का रक्त दे दिया, तो दूसरा व्यक्ति है कोई, ये व्यक्ति दूसरा है ना, इसका रक्त इसको दे दिया, तो ये समजात कहलाएगा। और समजीवी की क्या कहलाएगा, ऐसा आधान जिसमें व्यक्ति का स्वयं का संग्रहित रक्त, मान लीजिए यही व्यक्ति है और इसी व्यक्ति का रक्त पहले संग्रहित कर लिया गया है, स्टोर कर लिया गया ब्लड बैंक के अंदर, और वापस इसी को चढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो उसे कहेंगे समजीवी। क्लियर। दान किए हुए रक्त को प्रसंस्करण द्वारा पृथक पृथक भी किया जा सकता है। मैंने ये बताया था रक्त के अंदर प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं होती हैं। अब कई बार रोगी को क्या चाहिए, सिर्फ प्लेटलेट ही चाहिए, प्लाज्मा की, आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की आवश्यकता नहीं होती है, तो हम सभी को अलग अलग कर लेते हैं, प्लाज्मा को अलग कर लेते हैं, आरबीसी को अलग कर लेते हैं, है ना। तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रसंस्करण बोलते हैं। प्रसंस्करण का मतलब अलग अलग करना, पृथक पृथक कर लेते हैं। प्रसंस्करण के पश्चात रक्त को लाल रक्त कोशिकाओं, यानी कि आरबीसी में, प्लाज्मा में, प्लेटलेट में विभक्त करके प्रतिशीतक भंडारण में, यानी कि सबको अलग अलग करके परिशीतक भंडारण का मतलब क्या है, फ्रीज के अंदर ठंडे स्थान पर रख दिया जाता है। मानव के अलावा पशुओं के अंदर भी रक्तदान किया जाता है। जो पशु पालन जो करते हैं लोग, जो डेयरी उद्योग चलाते हैं, अगर वहां रोग, पशु बीमार हो जाते हैं, तो जो पशु चिकित्सक हैं, वेटनरी जो डॉक्टर हैं, वो क्या करते हैं, वहां जो पशु है जिसको रक्त की आवश्यकता है उसको रक्तदान किया जाता है। इसमें अगला पॉइंट है रक्तदान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, यानी कि रक्तदान करते समय डॉक्टर जो है वो किन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखता है, वो अपन पढ़ेंगे। पहला ही पॉइंट क्या है, दाता और रोगी के रक्त में एबीओ प्रतिजन का मिलान करना, यानी कि जो एबीओ प्रकार का जो ब्लड ग्रुप है उसका मिलान करेंगे कि दाता का ब्लड ग्रुप कौन सा है और ग्राही का कौन सा है। तो इसके बारे में हमने इससे पिछले वाले वीडियो में बिल्कुल डिटेल से पढ़ा था। अगला है दाता के रक्त में रोगकारक या हानिकारक तत्वों के ना होने की जांच करना। जो देने वाला, रक्त देने वाला दाता है, तो उसकी तो अपन जांच करेंगे, स्वास्थ्य का परीक्षण भी करेंगे, है ना, कि उसको बीपी कम है या ज्यादा है ना, उसके जैसे अपन ने रोगों की जांच भी करेंगे, एचआईवी रोग है, हेपेटाइटिस रोग है आदि, उसके रोग नहीं हो। दोनों के रक्त में आरएच कारक का भी मिलान करेंगे,
है ना। और आर एच कारक जो है 5 प्रकार का होता है, आर एच डी, आर एच ई ई, है ना, कैपिटल ई स्मॉल ई, आर एच कैपिटल सी स्मॉल सी। तो मुख्य रूप से आर एच जो डी है, आर एच डी का मिलान किया जाता है, क्योंकि आर एच डी ही सबसे महत्वपूर्ण होता है आर एच कारकों में। संग्रहित रक्त का वांछित प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात प्रशीतक भंडारण करना, यानी कि रक्त निकालने के पश्चात तुरंत उसको ठंडे स्थान पर रखा जाता है। यदि उसको बाहर कमरे में, पाउच के अंदर कमरे में ही छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो रक्त खराब हो जाएगा, उसको ठंडे स्थान पर रखा जाता है। किसी भी स्थिति में संग्रहित रक्त को संदूषक से बचाना है। संदूषण का मतलब क्या है, खराब होने से, गंदा होने से बचाना है। अगर वो खराब हो जाएगा तो वो रक्त किसी काम का नहीं रहेगा। संग्रहण या आधान, संग्रहण का मतलब दाता से रक्त निकाल करके उसको पाउच के अंदर रखना, और आधान का मतलब पाउच से उस ग्राही को चढ़ाना। आवश्यक रूप से चिकित्सक की उपस्थिति में ही होता है, डॉक्टर वहां प्रेजेंट होता है, या जो नर्स है, कंपाउंडर है, वो भी वहां उपस्थित होते हैं। अब देखिए जो खास इसमें 4-5 बातें आ रही हैं। आधान के दौरान बरती गई असावधानियों के कारण निम्न रोग या संक्रमण हो सकते हैं। अगर मान लीजिए उस समय अगर सावधानियां नहीं बरती, अपने ध्यान नहीं दिया, खून की ठीक प्रकार से जांच नहीं की गई, तो उस ग्राही को निम्न रोग हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है उसको, HIV यानी कि एड्स रोग हो सकता है, HIV फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, का संक्रमण हो जाएगा। अब HIV का पूरा नाम क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। यानी कि HIV का पूरा नाम लिखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम से पूछा गया है, इसको याद कर लीजिएगा। छोटा क्वेश्चन 1 नंबर का आता है। दूसरा जो है वो है HTLV, HTLV फर्स्ट और HTLV सेकंड का संक्रमण। अब ये HTLV क्या है, इसका पूरा नाम लिखा हुआ है, H का मतलब ह्यूमन, T ये लिम्फोसाइट, यानी कि लिम्फोसाइट जो TB प्रकार की है ना, नेचुरल किलर सेल होती हैं, प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। लिम्फोसाइट 3 प्रकार की होती हैं, B, T और नेचुरल किलर सेल। तो यहाँ पर जो T प्रकार की लिम्फोसाइट है, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, टी लिम्फोट्रोफिक वायरस। तो एक वायरस होता है, एक विषाणु होता है जो लिम्फोसाइट जो है, टी लिम्फोसाइट जो है, उनको नष्ट कर देता है, और जिसके कारण ल्यूकेमिया रोग भी हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि ये लिम्फोसाइट क्या है, ये WBC का प्रकार है, WBC का ही प्रकार है। तो WBC जो है, WBC मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। एक तो है कणिकामय, ठीक है ना, ये अपन ने दूसरे पार्ट में पढ़ा था। दूसरी होती है अकणिकामय। तो जो कणिकामय है वो 3 प्रकार की होती है, हम जानते हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी, न्यूट्रोफिल, ठीक है, बेसोफिल और इयोसिनोफिल। उसी प्रकार से जो कणिकामय 2 प्रकार की होती है, मोनो अकणिकामय जो है, अकणिकामय 2 प्रकार की होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। और जो लिम्फोसाइट है ये फिर आगे चल करके 3 प्रकार की होती हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल NKC, जिसको प्राकृतिक मारक कोशिका बोलते हैं। तो यहाँ पर जो टी लिम्फोसाइट है, ये इसकी बात कर रहा है कि टी लिम्फोसाइट जो है, ये वायरस जो है वो टी लिम्फोसाइट को प्रभावित करता है, टी लिम्फोसाइट को नष्ट करता है। तो ये एक प्रकार का रोग है, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, ठीक है ना, जो जिसे अपन जॉन्डिस या पीलिया रोग भी कहते हैं, ये रोग की भी संभावना रहती है। फिर अगला है क्रेड्सफेल्ड जेकब रोग। देखो ये एक मानसिक रोग है, मानसिक रोग यानी कि व्यक्ति जो है वो दिमाग से पागल हो जाता है और उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये क्रेड्सफेल्ड जेकब रोग, जब यदि सावधानी पूर्वक रक्तदान नहीं किया जाएगा तो ये रोग भी हो सकता है, ठीक है। तो ये विशेष प्रकार के जो रोग हैं, इनका हमें असावधानी होने के कारण ये रोग हो सकते हैं ग्राही के अंदर, तो इसका हमें विशेष प्रकार से ध्यान रखना है। तो यहाँ हमने मुख्य रूप से रक्तदान का जो पॉइंट है उसको समझा, और अगले जो पॉइंट है उसके अंदर हमें रुधिर वर्ग का आनुवंशिक महत्व जो है वो समझेंगे, जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से इस पॉइंट को हमने आज ध्यान से समझा। धन्यवाद।